मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत है। द्वितीय वर्ष BA सेमेस्टर 4 पेपर DSC 1B S1 विषय साहित्य के भेद। साहित्य के भेद इस विषय के अंतर्गत दृश्य काव्यों का परिचय हम लोग कर रहे हैं। दृश्य काव्यों में आज हमें दूरदर्शन नाटक का परिचय समझ लेना है। इसके पूर्व तुम लोगों ने रेडियो नाटक का विस्तार से परिचय प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पूर्व रेडियो नाटक का विस्तार से परिचय कर लिया है। आज हमें टेलीविज़न या दूरदर्शन नाटक का जो परिचय है वो कर लेना है। तुम लोग जानते हैं जिस नाटक का लेखन टेलीविज़न के लिए किया जाता है उसे टेलीविज़न नाटक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। वास्तव में नाटक नाटक होता है, चाहे वो मंच का नाटक हो, सिनेमा का नाटक हो या टीवी अथवा रेडियो का नाटक हो। वह नाटक एक रूपक की तरह वहाँ खेला जाता है। तो ऐसे विभिन्न माध्यमों की तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर उनके प्रस्तुतिकरण की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हम उनमें भेद कर सकते हैं। माध्यम के कारण दूरदर्शन नाटक, रेडियो नाटक, रंगमंचीय नाटक और सिनेमा नाटक, तो यह सिनेमा नाटक बिल्कुल यहाँ भिन्न है। तो इस दृष्टि से जो टेलीविज़न नाटक है, टेलीविज़न या दूरदर्शन नाटक में अनेक प्रकार के नाटक लिखे जा सकते हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक दूरदर्शन नाटक है, जिसे टेलीड्रामा भी कहा जाता है। टीवी में कैमरे का बड़ा महत्व है, जिस तरह रेडियो में माइक्रोफोन का है। टेलीफिल्म आजकल अत्यंत महत्वपूर्ण विधा बन गई है। टेलीविज़न पर जो नाटक टेलीकास्ट हो वही टेलीड्रामा है। इस तरह टेलीविज़न नाटक लिखना यहाँ वैसे कठिन कार्य है। इसे सृजन का सर्वोत्तम रूप भी कहा गया है। सबसे पहले टेलीविज़न नाटक लिखते समय मीडिया और अन्य संरचनाओं के बीच अंतर को यहाँ समझना है। किसी भी नाटक को आरंभ, संघर्ष, जटिलताओं, चरम उत्कर्ष और समाधान की प्रक्रियाओं के बीच से गुजरना होता है। नाटक टेलीविज़न के किसी भी ऐसे समय पर प्रसारित होते हैं जिसे हम प्राइम टाइम कहते हैं। दिन के समय टेलीविज़न पर नाटकों का प्रदर्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में, चाहे वे दिन में प्रसारित हो या रात में, सोप ओपेरा का व्यापक महत्व है, जिनकी कड़ियाँ असीमित होती हैं, यानी जिसे हम धारावाहिक कहते हैं, उसकी कई कड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह यहाँ टेलीविज़न या दूरदर्शन नाटक जो है वह नाटक महत्वपूर्ण बन गया है। रेडियो और टेलीविज़न नाटक में साम्य दिखाई देता है। दोनों अपने अभिनय स्थान से दूर स्थित नाट्य प्रेमियों का मनोरंजन करते हैं, पर दोनों में
बहुत अंतर है। रेडियो नाटक जहाँ केवल श्रव्य है, वहाँ दूरदर्शन नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों हैं। इस दृष्टि से दूरदर्शन नाटक रंगमंचीय नाटक के अत्यंत निकट है। रेडियो नाटक के 3 उपकरण संवाद, ध्वनि, प्रभाव और संगीत, तो टेलीविजन नाटक इसके अतिरिक्त यहाँ प्राकृतिक या विशेष प्रयोजन से दृश्य, वेशभूषा, भावभंगिमा और मुख की विभिन्न मुद्राएं, रंगमंचीय सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, विभिन्न कोणों से प्रयुक्त कैमरे आदि यहाँ टेलीविजन नाटक में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ दूरदर्शन रंगमंच भी नहीं है, जबकि रंगमंच की तरह इसमें निरंतरता बनी रहती है। यह रंगमंच की तरह अभिनेता का माध्यम है। वास्तव में सिनेमा और रंगमंच के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को मिलकर इस नाटक का जन्म हुआ है। रंगमंच नाटक से दूरदर्शन नाटक की भिन्नता 2 प्रकार से है। दूरदर्शन नाटक का दृश्यपट छोटा होता है और दर्शक रंगशाला से दूर रहते हैं। तो इस तरह यहाँ हम नाटक यानी दूरदर्शन नाटक के संबंध में समझ सकते हैं कि जो नाटक टेलीविजन या दूरदर्शन पर यहाँ प्रसारित होता है, टेलीकास्ट होता है, उसे दूरदर्शन नाटक या टेलीड्रामा नाटक कहते हैं। आप लोगों ने अन्य नाटकों के साथ इसका परिचय करके समझ लिया कि ये किस तरह अलग है। इस तरह इसे हम कह सकते हैं कि टेलीविजन पर जो नाटक टेलीकास्ट हो वही टेलीड्रामा है, अर्थात जिस नाटक का लेखन टेलीविजन पर किया जाता टेलीविजन के लिए किया जाता है उसे टेलीविजन नाटक की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे यहाँ जो नाटक है वो नाटक यहाँ नाटककार के द्वारा लिखा जाता है, उसे दूरदर्शन नाटककार हम कह सकते हैं। ऐसे नाटककार के मस्तिष्क में नाट्य लेखन का एक सिनेरिया होता है और तभी वो टेलीविजन नाटक की रचना कर पाता है। यानी उसके दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे एक सिनेरिया होता है और उसे वह या साक्षात उपस्थित करने का कार्य अपने दूरदर्शन नाटक के माध्यम से कर पाता है। तो इस तरह टेलीविजन नाटक का दृश्यपट छोटा होता है और दर्शक रंगशाला से दूर रहते हैं। तो ऐसे रंगशाला से दूर रहने वाले जो दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, उनके लिए यह टेलीविजन नाटककार नाटक का निर्माण करता है और उसके सामने ये पूरा सिनेरिया रहता है कि दर्शक कैसे उसे देखेंगे, कैसे उसका जो आनंद है, रस है, वो लेने का कार्य करेंगे। ऐसे नाटक यानी दूरदर्शन नाटक को लेकर अनेक लोगों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। से टेलीविजन की जो व्याख्याएं हैं यानी दूरदर्शन नाटक की जो व्याख्याएं हैं वो करने का कार्य गौरी शंकर रैना ने किया है। उनके अनुसार उत्कृष्ट टेलीविजन नाटक न तो एकदम चलचित्र है और न एकदम जीवंत रंगमंच। टेलीविजन नाटक प्रकृतिवादी नाटक का विस्तार है, जिसमें रोमानी सतहीपन के बजाय मानवीय चरित्र के जीवंत अंतरंग का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः दृश्य श्रव्य का वह क्रीड़निक रूप ही छोटे से रजत पटल पर शाश्वत होता है, जिसका भरत मुनि ने परिचय दिया है। यानी दूरदर्शन नाटक के संदर्भ में हमारे आदि आचार्य भरत मुनि ने जो विवेचन दिया था, उसी को यह दूरदर्शन नाटक या टेलीविजन नाटक साकार करता है। ऐसे दूरदर्शन नाटक को लेकर यहाँ आजकल अनेक विद्वान अपने अपने अनुसार इसका जो स्वरूप है या इसे जो व्याख्यात है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। इन विशेषताओं के साथ आज हमें दूरदर्शन नाटक जो है वो नाटक किस तरह रेडियो नाटक से, रंगमंची नाटक से अलग है, उसमें भेद है, इन भेदों को भी हमें एक एक करके यहाँ उसके तत्वों के माध्यम से समझना है। आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ दूरदर्शन जो नाटक हैं वह कैसे प्रसारित होते हैं, लेकिन वो निर्माण करने के लिए कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है, कुछ चरणों की ज़रूरत होती है। तो उसके यहाँ जो चरण हैं, 6 चरणों में ये निर्माण होता है। उन चरणों को आज हमें उसके तत्वों के माध्यम से यहाँ समझ लेना है। पहला चरण है कथानक या कथावस्तु, दूसरा है पात्र तथा चरित्र चित्रण, तीसरा है संघर्ष या अंतर्द्वंद्व, चौथा है दृश्यात्मकता, पांचवा है ध्वनि तथा संगीत का प्रभाव और छठवा है क्लोजअप का महत्व। इन तत्वों के आधार पर यहाँ दूरदर्शन जो नाटक है, दूरदर्शन नाटक यहाँ निर्माण होता है। तो यहाँ तुम लोगों ने एक एक करके 6 तत्व समझ लिए, लेकिन इनका जो विस्तार है, इन तत्वों का विस्तार, तो यहाँ दूरदर्शन नाटक के जो 6 तत्व हैं वो 6 तत्व हमें एक एक करके समझने हैं। जैसे कथानक, पात्र तथा चरित्र, तीसरा संघर्ष, चौथा दृश्यात्मकता, पांचवा ध्वनि तथा संगीत का प्रभाव, छठवा क्लोजअप का महत्व। तो यहाँ हमें एक एक तत्व के माध्यम से जो नाटक निर्माण होता है उसे समझना है। पहला जो है यहाँ कथानक या कथावस्तु। कथानक या कथावस्तु के लिए यह कहानी जरूरी होती है, यानी नाटक का मूल आधार कहानी होती है। ये कहानी नाटक में विचार या संवेदना के रूप में यहाँ विकसित होती है। ये विचार या संवेदना कहाँ से नाटककार प्राप्त करता है, वह अपने मानव जीवन से, परिवेश से, समाज से यह जो कहानी है वो कहानी यहाँ प्राप्त करता है और इसी कहानी को यहाँ नाटककार वह अपने अनुसार व्यक्त करने का प्रयास करता है। वह उसकी जो विषय वस्तु है ऐसे अपने अनुभव से उसका चयन करता है और उसे सर्वग्राही बनाने का प्रयास नाटक लेखन करके करता है। नाटक लेखन के समय विषय चयन में, कथा के विकास में सर्वतः दूरदर्शन नाटककार को यह ध्यान रखना होता है कि उसका नाटक सभी आयु वर्ग के लोग देखने वाले हैं। सभी स्थितियों के, जैसे सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक वर्ग के लोग भी इसे देखने वाले हैं। इसलिए इन सब का उसे ध्यान रखना होता है। उन्हें संतोष देने, परितृप्त करने का प्रयास उसे करना चाहिए। उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि सभी दर्शकों को नाटक अच्छा लगे, उनके सामने जो कुछ दिखाई देता है वह उनके आँखों को, उनके कानों को अच्छा लगे। इसीलिए टेलीविज़न या दूरदर्शन नाटक में संवाद की अपेक्षा कथावस्तु और कार्य व्यापार पर अधिक जोर दिया जाता है। टेलीविज़न नाटक में संवेगात्मक तीव्रता में विशेष ध्यान देने का प्रयत्न किया जाता है। इससे सीमित दृश्यपट की क्षतिपूर्ति में नाटककार को सहायता मिलती है। तो इस दृष्टि से यह जो नाटक का कथानक है या कथावस्तु है, जिसे अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है, वह प्लॉट, वो कहानी जीवन से आती है। जीवन की अनेक घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर यहाँ सभी आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर इस नाटक का निर्माण किया जाता है। कुछ नाटक किसी साहित्य की कहानी पर, उपन्यास के आधार पर या किसी अन्य नाटक का नाट्य रूपांतर करके भी यहाँ लिखी जाती है, ली जाती है। दूसरा है तत्व पात्र तथा चरित्र, यानी पात्रों का चयन। यहाँ पात्र ही जो कथानक है उसका विकास करते हैं। लेखक का उद्देश्य जो है उसे संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। इसलिए पात्रों के कार्य व्यापारों से ही कथावस्तु को गति प्राप्त होती है। तो इस दृष्टि से यहाँ पात्र भी महत्वपूर्ण हैं और वह कथानक को गति प्राप्त करते हैं। पात्रों के जो चरित्र हैं वो चरित्र उनकी समस्याओं से हमारे सामने आते हैं और इन पात्रों के माध्यम से नाटककार जीवन की अनेक समस्याएं उद्घाटित करता है।
समस्या से रूबरू होने से ही भावों का खेल यहाँ प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सीमित दृश्य पट के कारण दूरदर्शन नाटक में एक साथ ही अधिक पात्रों को यहाँ प्रस्तुत न करके कम पात्रों के माध्यम से ही जीवन की जो अनेक पहलू हैं वो उद्घाटित करने का प्रयास नाटककार करता है। इस तरह पात्रों की संख्या सीमित होकर उसे अच्छी तरह से यहाँ रखने का प्रयास नाटककार करता है। तीसरा तत्व है संघर्ष, या इसे अंतर्द्वंद्व भी कहा जाता है। तो यह व्यक्ति का, व्यक्ति समाज का, व्यक्ति व्यवस्था का, व्यक्ति के मन का संघर्ष इसमें होता है। यानी संघर्ष है आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। आप लोग जानते हैं जीवन में मनुष्य दो संघर्षों का सामना करता है। एक आंतरिक संघर्ष जिसे हम द्वंद्व भी कहते हैं, दूसरा है बाह्य संघर्ष, यानी समाज में वो संघर्ष करता है। इन दोनों संघर्षों को पात्रों के माध्यम से, उनके संवादों के माध्यम से यहाँ चित्रित करने का कार्य नाटककार करता है। इसलिए यहाँ मानसिक हो या शारीरिक दोनों ही स्थितियों में दर्शक में कौतूहलता की वृद्धि यह संघर्ष करता है। नाटक में व्यक्तियों और स्थितियों का परस्पर संघर्ष नाटक में खल तत्व का यहाँ समावेश ही नहीं करता, बल्कि नाटक में रोचकता और दृश्य तत्व की संभावनाएं भी पैदा करता है। आप लोग जानते हैं कि खल पात्र जो होते हैं उन खल पात्रों के साथ जो नायक है या नायिका है उन्हें संघर्ष करना होता है, तो वो उनका जो संघर्ष है वो दिखाया जाता है। जैसे आजकल के अनेक महिला जीवन को लेकर जो सीरियल मराठी हो हिंदी हो उनमें भी इसी प्रकार यहाँ जो पात्र हैं वह पात्र नायक खलनायक इस प्रकार के दिखाए जाते हैं, यानी प्रतिनायक दिखाए जाते हैं और उनमें संघर्ष दिखाया जाता है। वो संघर्ष तुम लोग सीरियल के माध्यम से या धारावाहिक के माध्यम से आज देखते हैं। इसी प्रकार का संघर्ष यहाँ नाटक में महत्वपूर्ण होता है। नाटककार स्थितियों को अधिक उभारने का, उन्हें दृश्यात्मक रूप देने का काम यहाँ इन्हीं संघर्षों से करता है। इसलिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व यहाँ नाटक के लिए है, दूरदर्शन नाटक के लिए है। चौथा तत्व है दृश्यात्मकता। दूरदर्शन नाटक का यह महत्वपूर्ण तत्व है। दूरदर्शन नाटककार स्क्रीन के लिए लिखता है, इसलिए वहाँ ध्वनि के साथ दृश्य मुख्य होता है। दूरदर्शन नाटककार को संवाद अधिक स्थितियों से यानी अधिक बहुल स्थितियों से बचना चाहिए। इस माध्यम में कैमरा दर्शक की आंख बंद कर अभिनेताओं के अलावा किसी भी वस्तु, पात्र या पृष्ठभूमि तक पहुंच सकता है और दृश्य को अर्थ प्रदान कर सकता है या उसके प्रभाव को बढ़ा सकता है। दूरदर्शन नाटककार को भी ऐसे बिंबों और प्रतीकों का समावेश अपनी कक्षा में करना चाहिए। या बोले जाने वाले संवादों की पूरक भाषा होती है और दर्शक को भी संतोष देती है। कैमरे की गति के साथ जब अभिनेता का कार्यव्यापार लयबद्ध होता है तो नई भाषा का जन्म होता है या अभिनेता की आंखों का इशारा, मुख अभिनय और शारीरिक संकेत शाब्दिक संवाद से अलग नए संवाद को जन्म देते हैं। इस दृष्टि से एक विद्वान आर्थर बर्गर ने टेलीविज़न की सांकेतिक भाषा के यहाँ 6 संकेत दिए हैं। 1 क्लोजअप, 2 मीडियम शॉट, 3 फुल शॉट, 4 लॉन्ग शॉट, 5 पैन डाउन, 6 पेव अप और 7 है कट। तो इनका यहाँ ध्यान रखा जाता है। इसके माध्यम से शारीरिक जो हावभाव हैं या अन्य जो रंगमंच पर संकेत हैं वह दिखाए जाते हैं। उनके अर्थ या इस तरह ले जाते हैं, कभी नज़दीक आना है, कभी व्यक्ति का संबंध दिखाना है, कभी सामाजिक संबंध दिखाना है, कभी प्रसंग दिखाना है, कभी या ऊंचाई नीचाई दिखानी है, कभी लघुता दिखानी है, कभी उत्सुकता को उभरना है। इन सब का या दृश्यात्मकता के माध्यम से सहारा लिया जाता है। अगला तत्व है ध्वनि तथा संगीत का प्रभाव। यहाँ दृश्य नाटक होने के कारण
इसमें ध्वनि प्रभावों का महत्व होता है। संगीत के उपयोग के संबंध में भी यह जो प्रभाव है वह दिखाई देता है। उस दृष्टि से भाव अभिव्यक्ति तथा प्रभाव वृद्धि के लिए नाटककार उपयुक्त स्थलों पर संगीत का व्यवहार करता है। यहाँ रेडियो नाटक में दीर्घ शांति का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन टेलीविज़न नाटक में दीर्घ शांति का उपयोग किया जा सकता है। टेलीविज़न नाटक अतिकल्पनाओं को भी प्रस्तुत कर सकने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें भूत प्रेत पशु पक्षी आदि भी आ सकते हैं। मानव आकृतियों को छोटा बड़ा किया जा सकता है अथवा दृश्यांतर अत्यंत सरलता से शीघ्रता के साथ किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं आज कंप्यूटर के माध्यम से आज अनेक प्रकार के ग्राफिक्स से वो निर्माण किए जाते हैं। अनेक प्रकार से यहाँ जो हॉरर शो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो इस तरह यानी 4-5 लोगों के साथ यहाँ हजारों लोग एक साथ दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य 4-5 लोग होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो तकनीक है वो तकनीक आने से यहाँ जो पात्र हैं वो स्वयं बोलते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह ध्वनि और संगीत का जो प्रभाव है उनके माध्यम से लिया जाता है। ध्वनि और संगीत यह जो है वो साक्षात होते हैं, शाश्वत होते हैं, लेकिन चित्र जो है वो काल्पनिक भी कल्पना के माध्यम से संगणक के माध्यम से भी निर्माण किए जाते हैं, नई तकनीक के माध्यम से वह निर्माण किए जाते हैं। इस प्रकार का आभास निर्माण किया जाता है। युद्ध हो बरसात हो ये सब यहाँ इसमें निर्माण किया जाता है और उस समय ध्वनि और संगीत का जो उपयोग है वो किया जाता है। छठवां है क्लोजअप का महत्व। दूरदर्शन नाटक में नाटककार को क्लोजअप की सुविधा भी प्राप्त होती है। यहाँ क्लोजअप के समय इस नाटककार को जो दिग्दर्शक है उसके साथ सहयोग करना होता है, उससे यह बातचीत करनी होती है। टेलीविज़न नाटककार रचनाकार निर्देशक से मिलकर लेखन के समय इस बात का ध्यान रखता है कि क्लोजअप के द्वारा पात्रों की मुख आकृतियों को इस प्रकार दिखलाया जाए कि उनके शब्दतः कुछ कहे बिना भी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सके। इससे दूरदर्शन नाटक संवादों की स्पष्टता, सूक्ष्मता एवं स्वाभाविकता की रक्षा करने में सहायक होता है। इसमें जो ध्वनियाँ हैं वो स्वाभाविक रूप में दर्शकों तथा श्रोताओं के पास पहुंच सकती हैं। विभिन्न कैमरों के व्यवहार से इसमें दृश्यों को बड़ी शीघ्रता से परिवर्तित किया जा सकता है। क्लोजअप की सुविधा के कारण इसमें नैरेटर का भी व्यवहार किया जा सकता है अथवा पात्रों का उपयोग भी नैरेटर के रूप में होता है। भाव अभिव्यक्ति के लिए स्वगत का व्यवहार भी स्वाभाविकता के साथ किया जा सकता है। इस तरह यहाँ टेलीविज़न या दूरदर्शन नाटक को लेकर अनेक प्रकार की जो नई नई तकनीक है वह विकसित हुई है, लेकिन मुख्यतः है ये जो 6 चरण हैं, इन 6 चरणों के आधार पर ही इस नाटक का जो निर्माण है वो होता है। और आज तुम लोग देख सकते हैं कि इन नाटकों को अनेक प्रकार से यहाँ निर्माण किया जा रहा है। जैसे स्थितियाँ हैं, जैसे आज धारावाहिक भी, जिसे सोप ओपेरा भी कहा जाता है, उसमें भी कथानक लिए जाते हैं। लघु नाट्य मालाएँ भी प्रसारित की जाती हैं। उसमें उपन्यासों के आधार पर, कहानियों के आधार पर नाट्य श्रृंखलाएँ निर्माण की जाती हैं और ऐसे नाटक यहाँ प्रसारित किए जाते हैं। इस तरह आज दूरदर्शन के माध्यम से ये दूरदर्शन नाटक बड़े प्रभावी ढंग से आज प्रसारित हो रहे हैं। तो ऐसे दूरदर्शन नाटक का यह परिचय है और इस परिचय से आप लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिल गई होगी। इन प्रेरणा के साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।